यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा कानून पास किया कि 2035 में जो आजकल हम यहाँ गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की गाड़ियों का मुकम्मल बैन होगा। इसको देखते हुए स्वीडन ने अपनी सड़कों के ऊपर एक नई इनोवेशन स्टार्ट की है कि आप मुस्तकबिल में गाड़ी चलाएंगे, ना आपको बार बार पेट्रोल या डीजल डलवाना पड़ेगा, ना आपको किसी चार्जिंग पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। एक शायर अब्दुल हमीद अदम ने कहा था, तख्लीक कायनात के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा आप भी यज़्दां कभी कभी। मैं इस कायनात की तख्लीक को जुर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये कायनात दिलचस्प ज़रूर है। इस कायनात की वुसअत और इसकी जो कदामत है कि कितनी ओल्ड है, कितनी पुरानी है और कितना वसी है, इसके बारे में बहुत अरसे से अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं और साइंटिफिकली मालूम भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम सही तरह से नहीं जान सके। इस कायनात में एक छोटा सा कंपोनेंट है हमारी ज़मीन, जिसके ऊपर ज़िंदगी है। इस ज़मीन के ऊपर हयातियात बड़ी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें दो तरह की मेजर जो चीज़ें हैं कि इसमें हयात यानी ज़िंदा चीज़ें और एक ऐसी चीज़ें जो कि ज़िंदा तो नहीं है, सांस नहीं लेते, लेकिन वो भी हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है, जैसा कि मिनरल्स हैं, पानी है, हवा है, डिफरेंट किस्म के गैसेस हैं और सॉलिड्स हैं जो हमें ज़रूरत है। तमाम किस्म के जानदार और तमाम किस्म की ऐसी दूसरी चीज़ें, ये सब मिल के एक बड़ा खूबसूरत सा एक चेन बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। और इस इकोसिस्टम में तब्दीलियाँ भी आती रहती हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती भी रहती हैं, इनकी कंपोजिशन पे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके अंदर एक नेचुरली अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि ये चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस, यानी जो नेचुरल बैलेंस है या नेचुरल तवाज़ुन है, उसकी तरफ वो वापस आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस बात को नोटिस किया गया है कि अब इसके नेचुरल इकोसिस्टम में हमने इतनी बिगाड़ मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा करने की कोशिश किया या पैदा की है, जिसको अडॉप्ट करना नेचर के लिए आसान नहीं हो रहा। वो मुश्किल में है कि उसको दोबारा कैसे अडॉप्ट कर ले। स्पेशली जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री आई, फिर गाड़ियाँ आई, फिर ट्रांसपोर्टेशन आई, उसकी वजह से हमने अपने एटमॉस्फेयर को, अपने क्लाइमेट को, अपने एनवायरनमेंट को बड़ा असरअंदाज किया। हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब यह है कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक ऐसी चादर है, एक ऐसी ब्लैंकेट है जहाँ पे डिफरेंट गैसेस हैं और वो सूरज की रोशनी को या फिर ज़मीन से निकलने वाली रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं और अल्टीमेटली हमारी ज़मीन को थोड़ा बहुत वो वार्म करते हैं। लेकिन वो एक तो उसका नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ, तो उसकी वजह से उस ग्रीन हाउस कंपोनेंट का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा वार्मिंग का बायस बन रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जिसको हम कार्बन एमिशन हम कहते हैं, इसकी वजह से दुनिया बड़ी परेशान है कि इसकी अगर ज़्यादा इस तरह से ये बढ़ती रही तो ये हमारे लिए ज़मीन ऐसा वार्म होता रहेगा, तो फिर अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त आएगा जब इस गर्मी को बर्दाश्त करना यहाँ की हयात के लिए, यहाँ की ज़िंदगी के लिए आसान नहीं होगा। तकरीबन 7000 सालों में ज़मीन के जो एवरेज टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है और पिछले 200 साल जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसमें 40% इजाफा हुआ। इस कंसंट्रेशन के बढ़ने से यहाँ पे ज़िंदगी में बड़े मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो बड़ा असरअंदाज हो रहा है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सैलाब, तूफ़ान, खुश्क साली और इस तरह की अचानक आने वाले सैलाब, बहुत सारी इस तरह की दूसरी चीज़ें भी अब ज़ाहिर होनी शुरू हो गई हैं और इसकी वजह यही है कि हमने क्लाइमेट को बड़ा डिस्टर्ब किया है। यूनाइटेड नेशंस भी इस बारे में 2015 में अपने इजलास में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, उसमें ख़बरदार किया था क्लाइमेट के बारे में। उन्होंने एक स्पेशल गोल क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में भी रखा कि एनर्जी क्लीन होनी चाहिए, एनर्जी ग्रीन होनी चाहिए, एनर्जी रिन्यूएबल को प्रमोट करें, क्योंकि अगर हम इस तरह हमारे कारखाने और हमारी ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड इजाफा करते रहे, हम अपनी गाड़ी में जब 1 गैलन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो वो तकरीबन 9 से 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को ऐड कर देती है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो एडिशन होती जा रही है, अब हमारे पास लिमिट बड़ी कम है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 2030 तक एक सर्टेन लिमिट है जिसको हम कार्बन बजट कहते हैं। अगर उस बजट से हम आगे बढ़ गए तो ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें ऐसी चेंज आ जाएगी जिसके लिए हमारे लिए
बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे ग्रीन हाउस गैसेज में, तकरीबन 76 से 80% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद मीथेन गैसेज हैं जो कि 11% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनकी 11% की जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद फिर दूसरे नाइट्रस ऑक्साइड आता है, उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम है परसेंटेज में, लेकिन उसका इम्पैक्ट इवन मीथेन से भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें मिलके, स्पेशली जब हमारे पास बहुत सारी हयात अब नापैद हो गई है, बहुत सारे जानदार गुम हो गए, बहुत सारे जंगलात कट गए, सब्ज़ा जिसको हम कम करते जा रहे हैं, तो ये ख़तरनाक है ये सब कुछ। इस ख़तरनाक चीज़ों से निपटने के लिए हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाने की सोच रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स उस वक्त जब पहली बार अलेसेंड्रो वोल्टा ने बैटरी ईजाद की थी, आज से तकरीबन 200 साल पहले, तो तब से बैटरी को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन उस बैटरी का साइज़ बहुत ज़्यादा था और उस बैटरी की जो कैपेसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद कार्ल बेंज ने पहली बार जब मोटर कार बनाया तो मोटर कार बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन उसी दौरान ये फ्यूल वाली गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से इफ़ेक्टिव हुई, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाना मुमकिन नहीं था, तो ये गाड़ियाँ हमारे पास बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब आप इलेक्ट्रिक कार्स आपकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो फ्यूल बेस्ड या जो जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हुए, कोल, पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों को, नेचुरल गैस को यूज़ करते हुए जो भी चीज़ें हम चला रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। इसलिए 2004 में टेस्ला वालों ने पहली बार इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में मनसूबाबंदी की और गाड़ी उन्होंने बना ली। उसके बाद स्लोली बनाते रहे। एक डाटा ये भी कहता है कि 2012 में पूरे साल में जितनी इलेक्ट्रिक कार्स सेल हुई, 2021 में एक हफ्ते में इतनी गाड़ियां बिकी। ये आपके सामने चार्ट है इलेक्ट्रिक कार्स का, आप देख सकते हैं 2015 में तकरीबन 1 मिलियन के करीब गाड़ियां, और आज 2023 में ये 27 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो इलेक्ट्रिक कार्स बड़ी तेज़ी से इसलिए पॉपुलर हो रही हैं क्योंकि ये ज़ीरो कार्बन एमिशन के लिए और ये एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की वजह से जो असरात हो रहे थे, कम से कम उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसमें चाइना सबसे बड़ी मार्केट है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन भी इसी तरह से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो चाइना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएसए है। ये सारे मिल के एक अच्छी भली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऐड कर देते हैं। यानी अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चाइना, यूएसए, यूरोप, रशिया और इंडिया, इन 5 ममालिक को मिला लें तो 65% कार्बन डाइऑक्साइड इनके ट्रांसपोर्टेशन और इनकी इंडस्ट्री की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इसका जो असर है, जो इसके असरात हैं, वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका पे पड़ रहे हैं। यानी क्लाइमेट चेंज किसी की वजह से हो रहा है और उस क्लाइमेट के असरात अफ्रीका पे भी पड़ रहे हैं, और छोटे छोटे वो जज़ायर जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं उन पे भी पड़ रहे हैं। इसी वजह से अब ख़तरा ये है कि हमारा अगर अर्थ टेम्परेचर मज़ीद 1 या इससे ज़्यादा डिग्री बढ़ गया तो ये हमारे लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका एक और इफ़ेक्ट ये भी है कि जो सतह समुंदर है उसमें इजाफा हो रहा है, समुंदर के पानी के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, और जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब समुंदर के पानी के साथ रिएक्ट करता है केमिकली तो उस पानी को एसिडिक बनाता है, वो पानी नमकीन हो जाता है, और वो पानी जो समुंदर के अंदर रहने वाले जानदार हैं उनके लिए भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से या तो वो नापैद हो रहे हैं या फिर वो दूसरी ऐसी जगहों पे शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे कम एसिडिक पानी हो। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने तो सबसे पहला कदम बढ़ाया कि हम 2035 तक, स्लोली वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन 2035 में उन्होंने लॉ पेश किया कि 2035 में कोई भी इलेक्ट्रिक कार के अलावा कोई और गाड़ी वहाँ पे सेल नहीं होगी। अब इलेक्ट्रिक कार्स के साथ एक प्रॉब्लम है, हम यहाँ से चल पड़ते हैं तो रात जैसे हम अपनी गाड़ी की रीफ्यूलिंग के लिए कहीं रुकते हैं, उनको फिर आपको कहीं कुछ 300, 400, 500 किलोमीटर के बाद चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको रुकना पड़ेगा। तो स्वीडन ने कहा कि इस चीज़ का भी हम हल करते हैं, और उन्होंने ऐसी सड़कें डिज़ाइन की और बनाने पे काम शुरू कर दिया कि वो 21-21 किलोमीटर के डिफरेंट पैचेस बनाएंगे जहाँ पे जब गाड़ी चलेगी तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज भी होगी। क्योंकि आप हैवी गाड़ियाँ जब चलाएंगे फिर उनके साथ आपको बहुत हैवी बैटरी चाहिए होती है, या फिर आपको बार बार चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो हैवी बैटरी से और बार बार चार्जिंग से बचने के लिए उन्होंने इस इकदाम का फैसला किया। मेरे ख्याल में इसको और भी कंट्रीज फॉलो करेंगे, लेकिन इनिशियली इन्होंने काम शुरू कर दिया है, और इनका इरादा, इनका प्लानिंग इनकी है कि 2025 में ये फंक्शनल होगा। और इसमें 2-3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम आगे कभी जब इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग सिस्टम है, जो सड़क पे चलते चलते चार्जिंग है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे उनमें से वो कौन सा होगा। लेकिन बहरहाल दैट विल बी ए ग्रेट स्टेप इन ट्रांसपोर्टेशन कि आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा चार्जिंग के लिए, यानी आपका ना फ्यूल का खर्चा,
ना आपको टाइम की वेस्टेज कि आप जिसके लिए अपनी चार्जिंग या रीफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ेगा। तो दैट इज़ द फ्यूचर। ईवी इज़ द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक कार इज़ द फ्यूचर। और इसी तरह बाकी तमाम सेक्टर्स में भी, यानी अगर आप अभी भी अगर कोई दूसरी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन ये है कि आपकी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट हो, आपकी गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो, ताकि वो पोल्यूशन में कम से कम इजाफा करे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और बाकी भी आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेज हैं वो भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के हिसाब से एफिशिएंट हो। यहाँ पे एक चैलेंज अब एक और आ रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज की तरफ आ जाएंगे, और हमारे पास ज़ाहिर है वो रोड्स तो अभी नहीं है, तो फिर हमारी बिजली पे बड़ा लोड पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे बड़ा लोड पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी अब अल्टीमेटली फ्यूल से अगर बना रहे हैं, नेचुरल गैसेस से बना रहे हैं, तो फिर इसका इफेक्ट वापस आएगा। तो इसका एक हल अभी एक जदीद और डाटा के ज़रिए से मेंटेन करने का आया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।